करारा जवाब। आज मोदी का दिन था। आज उन्होंने कांग्रेस पर एक जबरदस्त हमला किया, मनरेगा को लेकर, लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर। मगर अगर आप यह सोच रहे हैं कि हमला सिर्फ कांग्रेस पर था तो गलत था। कहीं ना कहीं एक संदेश उन तमाम कट्टरवादी संगठनों के लिए भी था, आरएसएस के लिए भी था। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री ने जो कहा वो काफी मायने रखती है। मगर जो मुद्दा हम उठा रहे हैं कि क्या मोदी ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है, इस पर हम बहस करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ होंगे, मगर सबसे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं समझता हूं कि भूमि अधिग्रहण बिल और धार्मिक मसलों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने 3 बड़ी बातें कही। हमें इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने जो किया उससे अच्छा इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कमी रह गई, गलती रह गई है। क्या गलती करेक्ट करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है क्या? ये एक छोटा सा उपाय है कि भाई इस गलती को करेक्ट करना है। आपने किया हुआ हम उसको नकारते नहीं है। आपने जो कोशिश की है उसको हम कुछ रह गया है तो जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम आपका साथ सहकार चाहते हैं। कृपा करके इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इसमें अभी भी आपको लगता है कि किसानों के खिलाफ एक भी चीज है, मैं उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हूं। मैंने बार बार कहा है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था। रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे। उस समय मेरा जो भाषण है, और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था, क्या आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा था, आइए, बहुत लड़ लिया। हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे। संसद में मनरेगा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस की जबरदस्त खिंचाई भी की। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। पीएम मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार किसानों और गरीबों की भलाई के बारे में सबसे ज्यादा सोचती है, लेकिन विपक्ष की राय कुछ और है। आज जो आपने नया बिल बनाया उसमें भी यही बात रखी है, पहले जो अध्यादेश में था। तो फिर ऐसे अगर निर्णय होता है सरकार का, तो मैं कई बार बोला है कि अंग्रेज की हुकुमशाही और आप में क्या फर्क है? अंग्रेज यही तो करते थे। तो आगाज करते हैं इस बहस का, और इस बहस से पहले हम 3 सवाल उठाना चाहेंगे। क्या मोदी ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, मोदी के भाषण के बाद जमीन बिल का विरोध थमेगा जिस तरह से उन्होंने रवैया दिखाया है? और क्या मोदी के भाषण से भगवा ब्रिगेड को भी सबक मिलेगा? जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि यह सिर्फ कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब नहीं था, आरएसएस जैसे संगठनों, बाकी संगठनों को जो खुलेआम घर वापसी की बात करते हैं, उनको भी करारा जवाब था। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा, कांग्रेस की तरफ से पीएल पुनिया। यहां स्टूडियो में 3 खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन, डॉक्टर मनीष कुमार, इसके अलावा मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। सबसे पहले पीएल पुनिया साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मेरे ख्याल से बहुत ही करारा जवाब कांग्रेस को
जमीन अधिग्रहण पर न सिर्फ उन्होंने लचीला रवैया बताया, बल्कि कमर तोड़ जवाब था पीएल पुनिया साहब कि अगर आप इतने महान थे और यह बिल इतना महान था तो आपका यह हश्र नहीं होता लोकसभा में। देखिए, आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा थी और सब चर्चा होने के बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो आज उनका समय था, वो बोले। और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोले। लेकिन चर्चा के दौरान में बाकी लोग भी बोले, वो भी बहुत अच्छा बोले थे। उनका, क्योंकि प्रधानमंत्री है तो उनको लाइव टेलीकास्ट होता है, सब कुछ होता है, और उसके आधार पर आप कहते हैं कि बोलती बंद हो गई। कोई बोलती बंद नहीं होती है, ये सामान्य प्रक्रिया है, उसका जवाब दिया है। दो तीन बिंदु आपने कहा, पुनिया साहब बोलती बंद हो गई। पुनिया साहब सुनिए दिक्कत क्या है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कांग्रेस की बुनियाद पर एक तरह से उन्होंने हमला किया। जब उन्होंने जमीन अधिग्रहण बिल की बात की तो उन्होंने एक्सपोज किया आपको, जिस सवालों का जवाब कांग्रेस नहीं दे रही है कि किस तरह से आपके अपने मुख्यमंत्रियों ने, आपके अपने राजस्व मंत्रियों ने यूपीए 2013 बिल का विरोध किया। उस तरह से मनरेगा को जिस तरह से आप पर वार किया उन्होंने, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं पीएल पुनिया साहब कि आप पर उन्होंने हमला किया और बहुत ही निर्णायक हमला किया है। इस बात को क्यों नहीं स्वीकारते आप? तो इसका जवाब तो दूंगा ना। अरे आप जब वो मैं जवाब दूंगा, आप तो पहले ही फैसला सुनाने लग जाएंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने तो अपनी बात शुरू की है और मैं करूंगा, दोनों बिंदुओं पे बात करूंगा। आप वो कहते हैं कि साहब लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस जो लाए हैं और जो बिल अब प्रस्तुत किया है वो किसान विरोधी नहीं है। आप ये किसान विरोधी है, और ये भी आंकड़े दिए गए कि साहब वो प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में इतने ऑर्डिनेंस हुए, उनके कार्यकाल में इतने ऑर्डिनेंस हुए। लेकिन ये स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूंगा कि इनके कार्यकाल में 1 महीने में 10 ऑर्डिनेंस हुए हैं, 1 महीने में 10 ऑर्डिनेंस। और वो भी, ये मैं समझता हूं कि पहला उदाहरण है जब पार्लियामेंट में दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद, कानून बनने के साल भर के अंदर अमेंडमेंट आता है, और वो अमेंडमेंट भी एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से आता है। ये मैं समझता हूं कि पहला उदाहरण है। ठीक है। और दूसरा, इससे तो पूरा अधिकार ही छीन लिया। जो इस बिल की, जो कानून की जो आत्मा थी, वो उसकी पूरी आत्मा निकाल ली। ये नहीं, मगर पीएल पुनिया साहब यही तो बात कह रहे हैं। दूसरे लोग अपनी, आप बहुत ही आंशिक तौर पर उस भाषण के पहलू का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि खुद कांग्रेस ने अपनी तरफ से, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अपनी तरफ से मांग की थी। चलिए, मैंने ठीक है, खत्म किया। ठीक है। अरे आप इतना लंबा बोलते रहेंगे तो मैं कितना, और भी मेरे साथ मेहमान है, अपना बात जरा जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मेहरबानी करके आप सब, अच्छा ठीक है, मैं उसी की बात करता हूं। तो आप मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही। हाँ। अगर कल को मुख्यमंत्री को इतनी अहमियत आप देते हैं, कल को कहेंगे कि प्रधानमंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या वो इस्तीफा दे देंगे? क्या बात आप कर रहे हैं? मैं जमीन अधिग्रहण बिल की बात कर रहे हैं, आप कहां पहुंच गए? संबित पात्रा, जवाब चाहूंगा इस मुद्दे पर। और समय की बात, संबित पात्रा, ठीक है, आप कह चुके सर, मैं आपको बहुत वक्त दे चुका हूं, मैं आपको 4 मिनट दे चुका हूं। मेरी बात सुने बिना आप बात कह चुके हैं, बुलाया आप बात कह चुके हैं। मेरे साथ और भी मेहमान, संबित पात्रा, किसने बुलाया है? नहीं, मैं आपको दूंगा मौका। मुझे किसने बुलाया? आगे भी मिलेगा, आगे भी। पुनिया साहब आगे चाहते तो किसने बुलाया? मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज। कहां सुन रहे हैं? मेरी बात कहां सुन रहे हैं? आप बात कहां सुन रहे हैं? नहीं तो अब क्यों नहीं बात सुन रहे? मेरी पूरी बात क्यों नहीं होने देते? शांत हो जाइए ना पीएम। संबित पात्रा, मैं आपको मौका दूंगा। मैं आपसे लगातार सवाल पूछ रहा हूं, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। संबित पात्रा, क्या विरोधाभास दिखाई देता है प्रधानमंत्री के तेवर में? एक तरफ वो कहते हैं कि मैं बदलाव करने को तैयार हूं, दूसरी तरफ अध्यादेश का रास्ता, तो क्या विरोधाभास है उनके तेवर में? संबित पात्रा, देखिए, आज पहली बार मैं पुनिया साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियन से एक बहुत विचित्र बात सुनी मैंने। उन्होंने कहा क्या मुख्यमंत्री इतने महत्वपूर्ण होते हैं?
कि मुख्यमंत्री कुछ कहे और प्रधानमंत्री उनको मान ले। कल को मुख्यमंत्री कह रहे प्रधानमंत्री आप देश से निकल जाओ, तो क्या वो देश से निकल जाएंगे और रेजिग्नेशन दे देंगे? ये कैसी बात कर रहे हैं पुनिया साहब? कांग्रेस के मुख्यमंत्री, अरे सुनिए ना पुनिया साहब, आप सुनिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थोड़ा शांत होकर बैठना भी सीखिए। के मुख्यमंत्रियों की इतनी थोड़ा अहमियत आप दे रहे हैं। अरे सभी मुख्यमंत्री अहम है। पहली बार सुना मैंने, यही कहा नहीं, सभी मैंने यही कहा। पुनिया जी, जवाब पूरा कीजिए संबित। Should not the federal structure of this country be respected? क्या देश के संघीय ढांचा को रेस्पेक्ट देना गुनाह है? आप प्रधानमंत्री पे बोलिए, पुनिया पे मत बोलिए। नहीं, मैं आऊंगा, उन पे भी बोलूंगा, मगर पुनिया जी ने जो कहा हमने उसी पे उत्तर पहले देना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अगर तमाम मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में जो निकल के आया 27 जून 2014 को, जो 32 राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्रियों के रिप्रेजेंटेटिव राजस्व मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें से जो निकल के आया, प्रधानमंत्री ने माना, ये सही है या गलत है? आप बताइए। ठीक है, बिल्कुल हम ढांचा को फॉलो करना सही है या गलत है, बताइए। तथ्यों पर करें। और मेरी गुजारिश हमारे तमाम पैनलिस्ट हैं, क्योंकि मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, तो इस बात का ख्याल रखें, लंबी बयानबाजी ना करें, क्योंकि बहस का मजा तभी है जब हम अपनी बात को संक्षिप्त अंदाज में कहें। तमाम खास मेहमान बने हुए, बहस हम यही कर रहे हैं कि क्या मोदी ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी, मगर क्या कई तरीके से संदेश भी है उन कट्टरवादी हिंदू संगठनों के लिए। संबित पात्रा, अहम बात, कट्टरवादी संगठनों के लिए भी एक कड़ा संदेश था। आरएसएस का नाम नहीं लिया, वीएचपी का नाम नहीं लिया, मगर जो लगातार प्रधानमंत्री के विकास के एजेंडे को असहज करने वाले बयान या हरकत ये संस्थाएं कर रही हैं, संबित पात्रा, उसके लिए कड़ा संदेश था प्रधानमंत्री का। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश था, जो अभिभाषण था, वो ऐतिहासिक था। जिस जोरदार तरीके से उन्होंने सभी बिंदुओं को छुआ है, वो एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के नहीं, आप सभी बिंदुओं की बात ना करें संबित, जो सवाल मैंने पूछा उससे जो प्रश्न पूछा उसका भी उत्तर सुन लीजिए। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी लोग हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के बीच में किसी प्रकार का भी कोई खाई बनाने का प्रयास, मगर आप मानते हैं ना संबित, ना करें कि ये जो संगठन हैं जो असहज करने वाली स्थिति कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, जिसमें आरएसएस के नेता जब बयान देते हैं, वीएचपी के नेता बयान देते हैं, तो उनके लिए कड़ा संदेश था। मानते हैं आप इस बात को संबित? नहीं, देखिए, ये तो हम लोग का रोज का हो गया है कि कुछ भी आदरणीय प्रधानमंत्री बोलेंगे तो आपको लगता है वो केवल आरएसएस को ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। मगर अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी संगठन ने हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को खतरे में डालने की कोशिश की, तो वो नहीं सहा जाएगा। गौरव भाटिया इस बात का जवाब देना चाहेंगे? गौरव, संघ कभी भी इस प्रकार का काम नहीं करती है। संघ केवल विकास उन्मुखी काम करती है। इसलिए ये संदेश उन तमाम लोगों के लिए। हाँ, बोलिए। मैं अब अपनी बात रखना चाहता हूं। अभिसार जी, आज प्रधानमंत्री जब बोल रहे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चुनावी सभा चल रही हो, और जुमलों में तो प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं है। वो खुद अमित शाह बोल चुके हैं कि काला धन वापस लाना तो एक जुमला था। उसके बाद संबित जी ने एक बात कही कि हम तो संघीय ढांचे का बड़ा सम्मान करते हैं, तो मुझे याद आता है कि कई गवर्नर हटा दिए गए थे जिनको होम सेक्रेटरी फोन करता था, तो ये संघीय ढांचे का सम्मान है। तीसरा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यूपीए सरकार का लैंड एक्विजिशन एक्ट इतना खराब था और इसलिए उनका सफाया हो गया। तो अगर यूपीए का सफाया हो गया लैंड एक्विजिशन एक्ट में, तो आज जो ऑर्डिनेंस आया और जो नया बिल आया है वो तो और एंटी फार्मर्स है। तो सोचिए इस भाजपा सरकार का क्या फर्क है, मानते हैं आप? उसके अलावा नरेंद्र मोदी और करनी में फर्क है प्रधानमंत्री मोदी के बिल कथनी, देखिए पूरी तरह से फर्क है, क्योंकि जनता ये कह रही है कि 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में कब आएंगे, 2 करोड़ जो नौकरियां, हालांकि गौरव, हिंदू मुस्लिम नेताजी के लिए भी उन्होंने एक बहुत ही मस्त तंज कसा था। उस पर गौरव सुनिए बात कह दूं, सुनिए गौरव, वाराणसी में सफाई को लेकर नेताजी को भी बहुत अच्छा तंज कसा था उसने, उस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं लगता। नहीं, नेताजी को भी उन्होंने बहुत ही अच्छा तंज कसा था वाराणसी में सफाई को लेकर, उस पर कुछ कहेंगे आप? मैं जवाब दे रहा हूं, मैंने बिल्कुल, मैं कह रहा हूं,
देखिए, तंग कसने में सबसे अच्छे नरेंद्र मोदी हैं और कार्य करने में सबसे अच्छे मुलायम सिंह यादव जी और श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो उनका काम है ये करना, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं एक अहम बात इतना कहना चाहता हूं, जहां तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, आरएसएस के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि सरकार गिर जाएगी। आरएसएस के इशारे पे ये सरकार चलती है। बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे नरेंद्र आप मोदी नेताजी के ऊपर जो तंज है उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, संबित पात्रा आरएसएस पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, आरएसएस का बचाव कर रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश ऐसे संगठन को दिया था। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मनरेगा के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। इससे पहले कि मैं बहस को आगे बढ़ाऊं, आइए सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, भी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। पुनिया साहब, मनरेगा के ऊपर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था, सोनिया जी के चेहरे के भाव से लग रहा था कि चोट बहुत गहरी की उन्होंने। देखिए, मैं एक बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये बड़ी क्रांतिकारी योजना थी जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। गांव-गांव में काम हुआ है मनरेगा के माध्यम से, और जो गरीब आदमी को जिसको रोजगार मिला था वो पहले जाता था, कभी पंजाब में जाता था मजदूरी करने के लिए, अब वो अपने यहाँ रहता है, सम्मान के साथ अपने गांव में रहता है। तो ये तो क्रांतिकारी योजना थी। नहीं, बारे में मेरा सवाल आपसे बहुत सरल था, बहुत सीधा और सरल था। सवाल मेरा आपसे ये था पुनिया साहब, लेकिन हम लोग, उन्होंने मनरेगा योजना के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कांग्रेसी राज पर एक तल्ख टिप्पणी की कि 60 साल का राज ऐसा था कि आज भी इन्हें गड्ढा खोदना पड़ रहा है। मैं उस पर आपसे जानना चाह रहा हूं आपके प्रतिक्रिया। देखिए, गड्ढा खोदना इस योजना का हिस्सा नहीं है कि अकेले गड्ढे खोदो और उसको भर दो। ये तो वहां पर काम हुआ है, अनेक काम हुए हैं, और जो ड्यूरेबल, जो हमेशा के लिए उसमें खड़ंजे लगे हैं, काम हुआ है, गैलरीन पड़ी है। चलिए, मैं अपने तमाम एक्सपर्ट से जानना चाहता हूं, तमाम एक्सपर्ट से मैं जानना चाहता हूं। सबसे पहले डॉक्टर मनीष कुमार, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने जो मनरेगा के ऊपर हमला किया गाजे बाजे के साथ, क्या आपको लगता है कि ये कुछ मर्यादाओं को उन्होंने लांघा यहां पर, या एक तंज के बयान में कहा? किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, एक तो मोदी जी का ये स्टाइल है, इस तरह से जब वो अटैक करते हैं तो वो सीमाओं को जो है वो लांघने की वो हर बार उनकी एक वो हैबिट है। लेकिन जो मनरेगा की जो बात हो रही है, मनरेगा तो बेसिकली एक ऐसा यूपीए का योजना रहा जिससे भ्रष्टाचार गांव तक पहुंच गया।
आप देखें कि इस देश के अंदर में जो मुखिया के लेवल तक में जो पंचायत लेवल पर जो भ्रष्टाचार पहुंचा है, ये यूपीए के वो सो कॉल्ड जो बहुत प्राइमरी योजनाएं थे उसकी वजह से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को यह भी ध्यान देना होगा कि मनरेगा जिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अश्वत्थामा इस देश के सिस्टम पे बैठा हुआ है, उस अश्वत्थामा का इलाज अगर नहीं ढूंढेंगे तो जो हश्र मनरेगा का हुआ, इनकी हर योजना का भी अरविंद मोहन, क्या प्रधानमंत्री के इन तेवरों से लगता है कि वो मनरेगा में जो कमियां हैं उसे संबोधित करने को राजी हैं, या उनके तेवर में कांग्रेस पर हमला वाला जो भाव ज्यादा दिखाई देता है? देखिए, पूरे भाषण में मैं कहूंगा कि लगता है कि अभी चुनाव मोड से बाहर नहीं गए। इतना बढ़िया बयान उनका, इतना मजबूती वाला बयान आज है इंडिया फर्स्ट का। ये पिछले सेशन में अगर वो बोले होते तो अब तक चीजें बेहतर हुई होती, क्योंकि उन पे अटैक संघ परिवार और बाकी सब तरफ से हुआ है। मनरेगा के बारे में भी 400 स्टडी हुई है, और 400 स्टडी बार बार ये बता रही है कि ग्रामीण बेरोजगारी में, पलायन में, ग्रामीण मजदूरी में, इन सब में फर्क पड़ा है। लीकेज जरूर है, लेकिन वो जौ के साथ घून पीसने वाला मामला है कि आप उसको इसलिए नहीं खत्म कर देंगे कि उसमें लीकेज। वो तो कह भी नहीं खत्म करेंगे। विजय, ठीक है विजय, आप इसे कैसे देखते हैं? आज जो मनरेगा पर प्रधानमंत्री का बयान था, मुझे लगता है वो जो स्मारक शब्द की जगह अगर वो उदाहरण कहते कि ये उदाहरण है तो बेहतर होता, क्योंकि स्मारक के बहुत सारे अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। दूसरा, जहां तक मनरेगा की बात है, ये योजना नहीं, एक्ट है, कानून है ये, और ये कानून कहता है अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। अनस्किल्ड मैनुअल लेबर जब तक आप चेंज नहीं करते उसमें कानून में, तब तक अनस्किल्ड मैनुअल लेबर से आप गड्ढे ही खुदवा सकते हैं। और गड्ढे तालाब के खुदते हैं, गड्ढे SC ST का जो खेत है उसके अंदर कुआं खुदता है, वो मनरेगा के तहत खुदता है। विजय, आपने बहुत अहम बात की विजय, आपने बहुत अहम बात की विजय। जो बात यहां कह रहे हैं संबित पात्रा, जब कानून अनस्किल्ड लेबर की बात करता है, अनस्किल्ड लेबर की बात करता है संबित पात्रा, तो ऐसे में कांग्रेस पर हमला करना कितना लाजमी है, कितना जायज है? जो तर्क यहां विजय दे रहे हैं संबित। देखिए, मैं PL पुनिया साहब को भी सुन रहा था, उसके बाद तमाम एक्सपर्ट्स को भी सुन रहा था। पुनिया साहब कह रहे थे बड़ा क्रांतिकारी योजना है या एक्ट है। ये क्रांतिकारी नहीं, भ्रांतिकारी रहा था। किस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में इसके लिए भ्रांति फैली, आप बताइए। अपनी शैली में मोदी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से एक संदेश भेजा है। जो गड्ढे खोद रहे थे, इससे दो संदेश है। एक तो लीकेज का संदेश है, गड्ढा खोदना अर्थात कहीं न, एक सेकेंड पुनिया साहब, एक सेकेंड, ये गड्ढा खोदना अर्थात लीकेज। दूसरा, ड्यूरेबल एसेट का क्रिएट नहीं होना। और आरंभिक दिनों से ही भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि मनरेगा में अगर किसी प्रकार की इंप्रूवमेंट चाहिए तो एक पिल्फरेज को रोकना, क्योंकि 30% जो धन गरीबों के नाम से जाता है वो अमीरों के जेब में चला जाता है, वो करप्शन में चला जाता है। नहीं, सवाल मनरेगा में GDP का 0.3% यूज होता है, करीब 30-32 हजार करोड़ रुपया। और कुपोषण, आप पात्रा जी, आप राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मनरेगा के कारण पिछले 5 सालों में 43% से घटकर 30% आया है। योजना में कमी है तो योजना में कमियों को रोका जाए, और वो जिला प्रशासन के माध्यम से लागू होती हैं, ना कि मनरेगा को खत्म करने की कोशिश हो। मुझे लगता है कि ये जो भ्रांति है ये दूर, मगर प्रधानमंत्री ने कहा है, एक मिनट, प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं ये तो कह रहा हूं, ये भ्रांति दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। यही कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, गौरव भाटिया बहुत संक्षेप में, योजना लागू है। ठीक है, ठीक है, गौरव भाटिया बहुत संक्षेप में जवाब दें। भ्रष्टाचार है तो थाने बंद कर दोगे क्या? हाँ, अभिसार जी, आज दुखद बात यह है कि 10 महीने सरकार को हो गए हैं और संबित पात्रा जी और भाजपा पिछली सरकार की कमियां बता रहे हैं। अरे 10 महीने में आपने क्या किया जिससे लीकेज कम हो जाए? मनरेगा के फंड्स पहुंच नहीं रहे हैं, लोग मजदूरी कर रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। शायद संबित जी को यह जानकारी नहीं है। आज अगर एक एक्ट है तो ये आज केंद्र सरकार का फर्ज बनता है। नहीं, मगर गौरव, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री सिर्फ कमियां बना रहे हैं? क्या सिर्फ कमियां ही बता रहे हैं प्रधानमंत्री? सवाल यह भी है ना कि वो कमियों के अलावा वो बता भी रहे हैं कि मैं सुधार करने को तैयार हूं। और अगर उन्होंने मनरेगा को यहां कोट किया तो मनरेगा के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उन्होंने इस व्यवस्था की बात की जो 60 साल से चली आ रही है, जिसकी वजह से लोग गड्ढे खोद रहे हैं। मगर जैसे कि मेरे सहयोगी विजय ने यहां पे कहा कि उन अनस्किल्ड लेबर्स से संभवतः यही तो उम्मीद की जा सकती है। लिहाजा
गड्ढे खोदने की लेकर बात है, क्या उस पर एक हल्का सा विवाद है? तो एबीपी न्यूज पर बहस में अब तक क्या मुद्दे उभर कर आए हैं, किसने क्या कहा, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहेंगे। संबित पात्रा ने कहा मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार है, गरीबों के लिए दिया गया पैसा अमीरों की जेब में पहुंच जाता है। पीएल पुनिया साहब कांग्रेस से कहते हैं मनरेगा में बहुत काम हुआ है, यूपीए की इस योजना गरीबों को फायदा पहुंचा रही है। इसके अलावा गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी से कहते हैं प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा की तरह भाषण दिया है, तंज कसने में मोदी सबसे आगे। अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट वाला बयान सबसे अच्छा था, यह बयान पहले देते तो सांप्रदायिकता पर इतना बवाल नहीं मचता। पीएल पुनिया साहब, प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा को लेकर अक्सर तंज कसा गया है, आलोचना भी हुई है, मगर एक तथ्य मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि इन्हीं विदेश यात्राओं की बदौलत 55 अरब एफडीआई चाइना और जापान से मिल रहा है। 55 अरब। और पहली बार अमेरिका का कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में भारत में पहुंचता है। ये उपलब्धियां हैं एक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की नतीजतन। तो क्या जायज था इस तरह से तंज कसना, उनकी आलोचना करना, उनका मजाक उड़ाना उनकी विदेश यात्राओं को लेकर? क्या मजाक उड़ाया गया? ऐसा तो कुछ नहीं है। वो ज्यादा विदेश यात्रा में गए पहले ही दौर में, एक ही साल में, तो उसके बारे में जरूर किसी ने कहा होगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर रिपब्लिक डे के ऊपर एक अतिथि के रूप में आ जाएं, इसको कोई बहुत उपलब्धि नहीं कहा जा सकता। और 55 अरब रुपए के जो एमओयू साइन हुए हैं, आखिर में कितने यहाँ आते हैं परिपक्व होके, यहाँ पर वास्तव में इन्वेस्टमेंट होता है सर, तो समय बताएगा। समझौता हुआ है पुनिया साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे लोग 60 साल का इतिहास कांग्रेस का रहा है, आज तक अमेरिका का कोई राष्ट्रपति देश नहीं आया। मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि तंज अक्सर कांग्रेस की तरफ से भी कसा गया था कि ये बाहर ही रहते हैं, इन्हें संसद में आने के लिए वीजा चाहिए, तो ये बयान तो कांग्रेस की तरफ से ही आए थे ना? आए थे आप। हाँ गौरव, है ये आपकी बात। गौरव, ये तंज आप लोग भी कस रहे थे। ठीक है, जब पिछले शासन में आया, जब जरूरत से ज्यादा, जब सामान्य से ज्यादा कोई विदेश जाएगा तो कहा जाएगा ये तो सामान्य से ज्यादा विदेश में दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री अगर देश के एफडीआई मिल रहे हैं, क्या हर एक को अपनी टिप्पणी करने का अधिकार है। एक अहम बात विजय कह रहे, कोई कोटा है क्या पीएम का? कहाँ मिल रहा है? जवाब देना चाहते हैं? संबित करिए, कहाँ मिल रहा है? बोलिए संबित। मुझे आना पड़ेगा बीच में अब। बोलिए मैं सबको सुन रहा था। देखिए, मैं बड़े विनम्रता के साथ ही जो विदेश यात्रा के ऊपर पीएल पुनिया साहब हमारे बड़े हैं, इतना कुछ कह रहे हैं। पुनिया साहब, हमारे विदेश यात्रा तो देश के हित के लिए थे। राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा किसके हित के लिए हैं, ये पहले आप चिंता करिए, बाद में किसको वीजा देना है चिंता करिएगा। नहीं, मगर वो अभी तय नहीं है, विदेश यात्रा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो विदेश नहीं गए। अरे आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, और आपके जो उद्योगपति जाते हैं आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। विदेश यात्रा में लेके जाते हो, उसके बारे में सुन लीजिए, बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। इस तरह के जहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति जी ये भी पूछ आप प्रधानमंत्री के दौरे की बात हो रही है, और आप ये पूछना चाहता हूँ जो छोड़ दिया राहुल गांधी को, छोड़ दिया, किसी सरकारी पद पर नहीं है। हाँ, वो छोड़ दिया, किसी पद पे नहीं है, छोड़ दिया, वो छोड़ दिया उनको। आप सुन लीजिए, जहां तक अमेरिका के राष्ट्रपति का सवाल है, आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं 26 जनवरी को, मगर आप एक सेकेंड गौरव, एक सेकेंड, मगर आपके 60 से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे अमेरिका में दंडवत होते हैं कि मोदी जी को वीजा मत दो, वो आपको बड़ा मंजूर था। अमेरिका के राष्ट्रपति आके हिंदुस्तान में 26 जनवरी के गेस्ट बनते हैं, वो आपको नामंजूर है। आप जाके दंडवत हो जाएंगे वहां पे, वो आपको मंजूर कभी नहीं होता है, कभी नहीं। कब कौन कहा कभी नहीं? गलत बात है। हम सब ने वो हस्ताक्षर किया, वो डॉक्यूमेंट देखा है। आपके कौन से सांसद गए थे? ठीक है, पुनिया साहब, संबित, आप दोनों बात कह चुके हैं। आखिरी कमेंट गौरव भाटिया, क्या ये जायज है? ठीक है, प्रधानमंत्री का कोई कोटा नहीं होता विदेश यात्रा का। एक मिनट पुनिया साहब, प्रधानमंत्री का कोई कोटा नहीं होता है, देश को फायदा हो रहा है उनके विदेश जाने का। मैंने आपको सबूत यहां पर दिए। 55 अरब एफडीआई अगर देश में आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है?
नहीं, देखिए अभिसार जी, प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हुए बाहर जाए ये अच्छी बात है, लेकिन पुनिया जी ने जो कहा वो भी सही बात है बिल्कुल कि 55 अरब में कितना रुपया निवेश होके आता है, ये बहुत अहम प्रश्न है। और दूसरा, विदेश यात्रा पे जब अदानी को साथ लेके जाते हैं और कितने हजार करोड़ का लोन उसी वक्त एसबीआई कहती है हम देते हैं, तो भी बड़े सवाल उठते हैं कि फायदा पूंजीपतियों का हो रहा है या फायदा देश का हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और हमारे तमाम खास मेहमानों का। मगर एक बात सच है कि आज जब प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, एक अरसे बाद उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात रखी, तो न सिर्फ अहम मुद्दों पर, संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस पर वार किया, बल्कि एक संदेश कट्टर संगठनों के लिए भी था, चाहे वो जिस तरह के भी कट्टर संगठन हो।